Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's physical geography class, we will discuss about geomorphic processes. Let's start without wasting any time. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, वो ये है कि हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं कि काफी, चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो या फिर कोई इंडिविजुअल टीचर हो, जियोमॉर्फोलॉजी और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को बहुत ज्यादा ही पढ़ाया जाता है। अब टॉपिक अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो यूपीएससी इस टॉपिक को ज्यादा वेटेज नहीं देता। अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, मे बी आई एम रॉन्ग, आप भी दोबारा रीचेक कर लेना, बट अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा कि जियोमॉर्फोलॉजी या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो 0%, बट फिर भी हम, बिकॉज यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, हम मान सकते हैं 0.0001%। और वही अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें तो प्रीलिम्स के अंदर भी सेम चांसेस हैं, 0.0001% आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आज हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जितना कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, और हमें उससे आगे के जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ना आए। हम एक एक टर्म के अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? डील करता है किससे? स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक से, वेरियस प्रोसेसेस से जिनसे कि लैंडफॉर्म्स के अंदर चेंजमेंट आता है। अब लैंडफॉर्म्स क्या है? लैंडफॉर्म क्या होते हैं? कहीं आप माउंटेन्स देखते हो, कहीं आप वैलीज देखते हो, कहीं पर आप प्लेन सरफेस देखते हो, कहीं पर आपको ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से सरफेस मिलता है। अगर आप इंडिया की भी बात करते हो तो आपको एक जगह माउंटेन है, फिर आपका प्लेन एरिया आ जाता है जहां पर आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, फिर नीचे आपका डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। तो ये क्या है? ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। अब ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स को समझना, हर लैंडफॉर्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साथ में इन ये लैंडफॉर्म्स बने कैसे। क्या हमारी जब अर्थ जो थी वो स्टार्टिंग से ही ऐसी थी? नहीं। ये लैंडफॉर्म्स क्यों बने? किसी केमिकल चेंजेस की वजह से, किसी फिजिकल चेंज की वजह से, या फिर किसी बायोलॉजिकल प्लांट्स और एनिमल्स के चेंजमेंट की वजह से। उन चेंजमेंट की वजह से क्या बने? ये लैंडफॉर्म्स बने। उसी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को स्टडी करना क्या हो गया? जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इसके अंदर हम दो फॉर्म्स को लेते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर आपकी मेनली दो फोर्सेस काम करती हैं। एक आपकी होती है एंडोजेनिक फोर्सेस, दूसरी आपकी होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इन दोनों फोर्सेस को आगे हम डिवाइड करते हैं, और फिर उनकी अलग अलग चीजों से क्या होता है, हमारे लैंडफॉर्म्स के अंदर चेंजमेंट आता है। वो सब हम आगे देखेंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेस होता है या केमिकल रिएक्शन होता है अर्थ के मटेरियल के अंदर, जिससे क्या है, अर्थ के सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई ना कोई चेंजमेंट आता है। चाहे वो माउंटेन की फॉर्मेशन हो, चाहे वो माउंटेन ग्लेशियर का पिघल कर वहां पर भी आइस का ना रहना हो, चाहे हवा का तेज चलना हो उसकी वजह से चेंजमेंट हो, चाहे रिवर का जो वाटर फ्लो है एक जगह ज्यादा एक जगह कम हो, वो सारी जो चेंजेस होते हैं अर्थ सरफेस की कॉन्फ़िगरेशन पे, वो किससे आते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से। फिजिकल स्ट्रेस से या केमिकल रिएक्शन कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर होता है उससे। सिंपल सी बात है। रिजल्ट क्या आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस का? अगर हमसे कोई पूछे, रिजल्ट सिंपल आता है। क्या होगा? लैंडफॉर्म्स के अंदर चेंजमेंट होगा, अनइवन चीजें हो जाएंगी। अब माउंटेन्स को देखते हो, क्या सभी माउंटेन्स आपको सेम दिखते हैं? सभी माउंटेन्स सेम हाइट पे होते हैं? नहीं। आप रिवर देखते हो, रिवर का फ्लो क्या हर जगह पर सेम होता है? हर जगह वो सेम स्पीड से चल रही है? नहीं। क्या रिवर जब हम देखते हैं, हम उसके साइड में देखते हैं, सेंडिमेंट्स देखते हैं, क्या हर जगह आपको सेम लेवल के सेंडिमेंट्स दिखते हैं? सेम लेवल का इरोजन आपको हर जगह मिलता है? नहीं। ये चेंजेस क्या होते हैं? जो चेंजेस जियोमॉर्फिक प्रोसेस से आते हैं। लैंडफॉर्म के अंदर शेप साइज कुछ भी चेंज हो रहा है, उसका रीजन क्या होगा? आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात हमने अब भी की थी। एंडोजेनिक प्रोसेस होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करेंगे। उससे पहले एक चीज और है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम सोर्सेज की बात करें, कोई भी चेंजमेंट आ रहा है, उस चेंजमेंट के लिए भी कोई ना कोई सोर्स तो होता है। अब
वाटर फ्लो के लिए, विंड के लिए, हर चीज में अलग अलग एनर्जी जनरेट होती है। कहीं पर आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, कहीं आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, कहीं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज होता है। बट सबसे अल्टीमेट सोर्स हर चीज का क्या है, हर चेंजमेंट का क्या है, वो है आपका सन। सन एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जो चाहे आपकी कोई भी एनर्जी यूज हो रही हो, मैकेनिकल, काइनेटिक, ग्रेविटेशनल, सन एक कॉमन फैक्टर रहता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, फॉर वाटर, हर चीज के लिए, विंड, हर चीज के लिए सन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन जो है वो हमेशा रहता है। अब इस टेबल से समझते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका होता है डायस्ट्रॉफिज्म या फिर आप कह सकते हो स्लो मूवमेंट, एक होता है आपका सडन। अब सडन के अंदर क्या डिवाइड होते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो, जो सडनली आ सकते हैं कभी भी, और डायमॉर्फिज्म, स्लो मूवमेंट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एपीरियोजेनिक, एक ओरोजेनिक। एपीरियोजेनिक के अंदर होता है कोई भी अपवर्ड मूवमेंट होना, और ओरोजेनिक के अंदर होता है किसी टेंशन या कंप्रेशन की वजह से चेंजमेंट आना। अब बात करें एक्सोजेनिक की, तो एक्सोजेनिक के आपके मेजरली दो पार्ट होते हैं, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग आपकी फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है। वहीं इरोजन आइस में भी हो सकता है, रिवर वाटर में होता है, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, कहीं पर भी आपको इरोजन की वजह से चेंजमेंट देखने को मिल जाते हैं। अब जब हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं कि आज के टाइम पर सॉइल की फर्टिलिटी जो है पहले के कंपैरिजन में कम है। अब उसका रीजन हम बहुत सारे देखते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हम अलग अलग, बट उसका वन ऑफ द रीजन है इरोजन। सॉइल का इरोजन होना भी वन ऑफ द रीजन है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल का जो उपजाऊपन है वो आज के टाइम पर कम होता जा रहा है। अब हम इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं, और उसके बाद हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस का क्या काम है, अर्थ के रिलीफ को, जो अर्थ की रिलीफ है, कहीं आप कुछ देखते, कहीं उसके शेप के अंदर चेंजमेंट लाना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं हमारे, जो हमारी धरती हमें देती है फ्री में, जैसे आपका गोल्ड है, डायमंड है, सबकी माइंस होती हैं, कोल है, सब माइंस से निकलता है, सब हमारे मिनरल्स हैं, वो भी हमें किसकी वजह से मिलते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से मिलते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर क्या होते हैं, आपकी हीट, जो हमारी हर अर्थ है जो हीट प्रोड्यूस करती है, जो आपको फ्रिक्शन दिखता है, जो अर्थ के अंदर जो फ्रिक्शन चलता रहता है, वो सारे मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं फॉर एंडोजेनिक प्रोसेस। टू टाइप से फॉर्म्स होती है एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर, एक स्लो मूवमेंट होती है, एक सडन मूवमेंट होती है। अब स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट होती है, बट अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म में हमसे कोई पूछे व्हाट इज एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, जो जिनका एनर्जी सोर्स, जिन प्रोसेस का, जिन फोर्सेस का एनर्जी सोर्स क्या है, अर्थ के अंदर है। अर्थ के अंदर मतलब हमने जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, उसके अंदर जो अर्थ के अंदर है, जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो नीचे आपके मिनरल्स मिल रहे हैं आपको क्रस्ट के अंदर में, जो विद इन द अर्थ चीजें हैं, वो है सोर्स फॉर एंडोजेनिक प्रोसेस। और वही एक्सोजेनिक के लिए कौन से सोर्स हैं, जो आपको अर्थ के सरफेस से ऊपर मिलते हैं, जो आपके विंड है, आपके सन है, जो चीजें हमें अर्थ सरफेस से ऊपर दिखाई दे रही हैं, वो होते हैं आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए सोर्स। अब दोबारा से एंडोजेनिक पे आ जाते हैं, एक हो गया स्लो मूवमेंट, जिसको हम डायस्ट्रॉफिज्म भी कहते हैं। अब जो स्लो मूवमेंट है सॉरी, स्लो मूवमेंट से ही समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या है, काफी स्लो चलेगा, तो प्रोसेस स्लो ही चलता है। स्लो मूवमेंट से जो चेंजमेंट आते हैं वो आपको विद इन अ डे और विद इन अ वीक नहीं देखने को मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, उनको थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स लगेंगे चेंजमेंट आने के अंदर। वही सडन मूवमेंट क्या होती है कि आज कोई चीज हुई, उसकी वजह से कल आपको चेंजमेंट देखने को मिला। अब सपोज करो आज अर्थक्वेक आ जाए, काफी हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, सारी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ गई, अर्थक्वेक की वजह से किसी भी सी का, रिवर का जो वाटर है ओवरफ्लो हो गया,
सारी चीजें पानी में अचानक से फ्लड भी आ सकता है। चीजें क्या हो गई, सडन चेंजमेंट आ गया। तो वो क्या होती है, वो आपकी सडन मूवमेंट्स होती है। सडन मूवमेंट के अंदर हम दो चीजें लेते हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो। दोनों कभी भी आ सकते हैं, हालांकि उनके पीछे रीजंस होते हैं, उनके पीछे जो हम हमारी एक्टिविटी होती है वो रीजंस होती हैं, बट फिर भी वो आते तो सडन है। सडन आकर अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ज्यादा फोर्स उनके अंदर होगी, वो सब कुछ विद इन आवर्स भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो आपका हो गया सडन मूवमेंट से चेंजमेंट आना। स्लो मूवमेंट से चेंजमेंट आना क्या होता है कि काफी टाइम लगता है, अर्थ के नीचे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती चली जा रही है। जो प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो हम थ्योरी देखते हैं, हालांकि हमने अपनी क्लासेस के अंदर वो चीज डिस्कस नहीं किया, बिकॉज बहुत सिंपल सी होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसको मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टाइम बचेगा, जब हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हाँ, कि आज के टाइम पर जैसे अब हम देख रहे हैं, अभी करंट की न्यूज में क्या है कि अफ्रीका दोबारा से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने वाला है। अब ये चीज हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, और अभी उस चीज को होने में और काफी साल लगेंगे। इट्स वो सिर्फ नीचे नीचे जो एक्टिविटीज साइंटिस्ट नोटिस कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अपना एनालाइज अभी तक बता रहे हैं कि अफ्रीका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट अब वो जो डिवाइड होगा ना अफ्रीका, उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे, स्लो मूवमेंट के अंदर काउंट करेंगे, बिकॉज काफी सालों से वो चीज अभी भी सुन रहे हैं, और काफी साल अभी और लगेंगे उस चीज को। धीरे धीरे जो चीजें हैं इंटरनली अर्थ के नीचे, सरफेस के नीचे काम होगा, और धीरे धीरे वो डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। तो वो स्लो मूवमेंट हो गया। और अर्थक्वेक तो कभी भी आ सकता है, आते ही डिस्ट्रक्शन कर सकता है, वो आपका सडन मूवमेंट हो गया। अब पहले स्लो मूवमेंट को और अच्छी तरीके से देखते हैं। सडन मूवमेंट, सॉरी, स्लो मूवमेंट को डायट्रॉफिज्म, all process that move, elevate or build a portion of the earth crust come under diatrophism और slow movement। इसके दो टाइप होते हैं। सिंपल है क्या, अर्थ के पोर्शन को बिल्डअप करना। अब अफ्रीका अलग होगा, अब वो अलग हुआ हिस्सा कहीं जाकर टकराएगा, एक हिस्सा कहीं रहेगा। अब वो कहीं, सपोज करो ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया के जो नीचे कोस्टल एरियाज है वहां आकर टकराएगा, तो कितना बड़ा मेजर चेंज इंडिया के अंदर आएगा। क्या हमारा जो कोस्टल एरिया है वो वैसे का वैसा रहेगा, उधर भी क्या आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे और चीजें आ जाएंगी। मतलब आप मान सकते हो कि पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर ही उससे बदल जाएगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया का बदलेगा, पाकिस्तान, बांग, हर कंट्री के आसपास के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत मेजर चेंज आएगा। तो एक लेवल अप मेजर चेंज जो सिर्फ एक कंट्री तक आप नहीं मान सकते, बहुत मेजर चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या होता है, वो चेंज किससे आता है, डायट्रॉफिज्म से ही आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर भी दो प्रोसेस होते हैं, एक एपीरियोजेनिक। एपीरियोजेनिक क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होना किसी लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस का। कि नॉर्मल आप सरफेस देख रहे हो, अब सरफेस के अंदर चेंजमेंट कुछ ऐसा आ रहा है जिससे कि चीजें अपलिफ्ट हो रही हैं, थोड़ी ऊंचाई पर जाती दिखाई दे रही हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका एपीरियोजेनिक प्रोसेस। सिंपल सा एग्जांपल है आपका जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, उसकी अपलिफ्टमेंट। ठीक है, एमरजेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अब अगर आपका जो अंडमान निकोबार है वो पानी से ढक जाए दोबारा से, जैसे चारों तरफ उसके पानी है, आइलैंड है, अगर वो पानी के नीचे चला जाए कंप्लीटली, हमें दिखाई ही ना दे, तो उसको आप एपीरियोजेनिक प्रोसेस के अंदर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज अपलिफ्ट नहीं हुई, वो नीचे की तरफ चली गई। सेम आपका डेक्कन प्लेट्यू है, वो रीजन थोड़ा ऊंचाई पर है एज कंपेयर टू आप जब हरियाणा या फिर नीचे राजस्थान के से नीचे रीजन देखते हैं, मतलब तो क्या थोड़ा प्लेन सरफेस है जहां से आपकी गंगा फ्लो होती है। उसके बाद आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है वो फिर थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट के ऊपर आ जाता है। अगर वही वो अपलिफ्टमेंट होने की जगह वो बहुत नीचे चला जाता, तो वो क्या होता, वो एपीरियोजेनिक प्रोसेस के अंदर नहीं आएगा। एपीरियोजेनिक प्रोसेस के अंदर कौन सी चेंजमेंट आएगा, जिसके अंदर कोई अपलिफ्टमेंट हो रही है या कोई चीज कनेक्ट होकर भी रैप हो रही है, वो चीजें आपकी आती हैं एपीरियोजेनिक प्रोसेस के अंदर। वही ओरोजेनिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मेनली आपकी जो चीजें प्लेट टेक्टोनिक्स से इन्वॉल्व होती हैं, और साथ में जो आपका माउंटेन डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ओरोजेनिक प्रोसेस के अंदर हम उस चीज को ऐड करते हैं। आपका जो हिमालयस की फॉर्मेशन हुई काफी
मिलियंस ईयर्स के पहले, उसको हम किसके अंदर काउंट करेंगे? ओरोजेनिक प्रोसेस के अंदर काउंट करेंगे। जहां पर चीजें माउंटेन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो रही हैं, वो सारी चीजें कहाँ गई? ओरोजेनिक प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन इससे ये भी दिमाग में आ सकता है कि अपलिफ्टमेंट होना और माउंटेन डेवलपमेंट क्या अलग अलग चीजें? यस, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज अपलिफ्टमेंट क्या है, एक मेजर रीजन है वो का ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है, वो क्या हो गई? वो एक अपलिफ्टमेंट हो गई, उसके अंदर कोई और चेंजमेंट नहीं दिख रहा आपको, बस वो चीजें अपलिफ्ट हो गई। और माउंटेन डेवलपमेंट क्या होता है? माउंटेन ऐसे कैसे नहीं कि उस जमीन के नीचे थे, जमीन से सीधा ऐसे ऊपर आ गए, नहीं, माउंटेन डेवलपमेंट ऐसे नहीं होती। चीजें फोल्ड होती हैं, मतलब आपकी जो रॉक्स वगैरह उनके अंदर काफी फॉल्टिंग, काफी चेंजेस आते हैं, चीजें इधर से इधर टकराती हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं? कोई पत्थर इधर से आया, उनके अंदर टकराव हुआ, वो टकराव होकर वो पूरा ऐसे ऊंचाई की में से फॉर्मेशन हो गई। अब हम ड्राइंग करते हैं जब हम माउंटेन को ऐसे बना देते हैं, बट अगर आप एक्चुअल में माउंटेन्स को देखते हो तो क्या वो आपको सिर्फ इसी शेप में मिलते हैं? नहीं, माउंटेन की शेप कैसी अलग अलग तरीके की हमें मिलती है। तो वो होता है माउंटेन डेवलपमेंट की। हाँ, आपकी प्लेट्स टकराई, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई थोड़ी छोटी प्लेट थी, कोई अबव बड़ी रॉक थी, सब कुछ टकराना हुआ, सारी चीजें हुई, और उससे क्या हुई? आपकी माउंटेन की डेवलपमेंट हुई। मेनली उन चीजों को हम किसके अंदर काउंट करते हैं? ओरोजेनिक प्रोसेस के अंदर। अब बात करते हैं सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट क्या होती है? सडन मूवमेंट के अंदर आपके जो शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको मेजर चेंजमेंट देखने को मिल जाए। अब अर्थक्वेक स्ट्रांग होगा ना, वो एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो पूरे स्टेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर कोई छोटी कंट्री है तो कंट्री को आप वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप एग्जांपल जापान जैसी कंट्री का ले सकते हैं। तो अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गए, इनके अंदर क्या? सडन मूवमेंट से लेकिन इम्पैक्टफुल चेंज, बहुत मेजर चेंज, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको अर्थक्वेक या वोल्केनो की वजह से देखने को मिल सकता है। इसलिए हम किसके अंदर काउंट करते हैं इसको? सडन मूवमेंट के अंदर काउंट करते हैं। अब वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो आपकी मोल्टन रॉक होती है, जो अर्थ सरफेस के नीचे होती है, वो अर्थ सरफेस से ऊपर वो जो वॉल्केनो होता है वो ब्रस्ट आउट हो जाता है। अब वॉल्केनिज्म के बारे में काफी चीजें होती हैं, क्या रीजंस होते हैं वॉल्केनोज के ब्रस्ट आउट होने के, कौन से वर्ल्ड के अंदर लोकेशंस हैं, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड के अंदर कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर आज भी आप एक्टिव वॉल्केनो देख सकते हो। कहाँ पर ऐसे वॉल्केनोज हैं जो जहां पर वॉल्केनोज तो हैं, लेकिन अब उनमें से मैग्मा निकलने का, लावा निकलने के कोई चांस नहीं है, मैग्मा निकलने के कोई चांस नहीं है। अब ये सारी चीजें अलग से हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर वॉल्केनो को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सेम विद अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी एक सडन मूवमेंट है जिससे काफी एनर्जी रिलीज होती है, उसका मेजर रीजन माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स ही। अब ये सारी चीजें भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक कैसे कैसे आते हैं, कौन से मेजर रीजंस हैं जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। साथ में अर्थक्वेक्स, इंडिया के अंदर भी अर्थक्वेक काफी देखने को मिलते हैं, वॉल्केनोज देखने को नहीं मिलते लेकिन अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया आज के टाइम पर क्या कर रहा है अर्थक्वेक के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सारी चीजों को भी हम कल की क्लास में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस के ऊपर। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है कि चीजें अर्थ सरफेस के ऊपर होती है, अर्थ सरफेस के ऊपर चीजें हो रही हैं, जो रीजंस हैं, जो एजेंट है जिनकी वजह से एक्सोजेनिक प्रोसेस हो रहा है, वो भी आपको अर्थ सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी होती है एक्सोजेनिक प्रोसेस से आना चेंजमेंट की चीजें। क्या है? सारी चीजें अर्थ सरफेस के ऊपर हो रही है। एक्सोजेनिक एजेंट्स कौन से होते हैं? आपका विंड है, वाटर है, वेव्स हैं, आपको जो ओशन के अंदर वेव्स दिखते हैं, आपकी जो ग्रेविटी है, उनसे जो चेंजमेंट आ रहे हैं, और अल्टीमेट सोर्स क्या है? आपका सन। एक्सोजेनिक प्रोसेस के अंदर सन एक अल्टीमेट एनर्जी है जो इन सारी चीजों को के अंदर इन एजेंट्स की हेल्प से चेंजमेंट लाने में हेल्प करता है। अब रिजल्ट क्या आता है चेंजमेंट का? एक्सोजेनिक प्रोसेस का चेंजमेंट का रिजल्ट क्या आता है? इससे चेंजमेंट ये नहीं आएगा माउंटेन्स बन गए, कोई चीज अपलिफ्ट हो गई, नहीं, वो चेंजमेंट तो एंडोजेनिक प्रोसेस से आता है। एक्सोजेनिक से क्या चेंजमेंट आता है कि कहीं पर कोई चीज ज्यादा हो गई, थोड़ा बहुत इंक्रीज और डिक्रीज होना। जैसे ये माउंटेन इतना बड़ा है, सोचो माउंटेन की हाइट है 8000 फीट,
अब माउंटेन ऊपर से ब्रेक हो गया, कोई रॉक गिर गई या फिर कुछ चीजें माउंटेन से लैंडस्लाइड वगैरह छोटी मोटी कोई सिचुएशन हुई, उसकी वजह से उसका थोड़ा सा हाइट में डिक्रीज होना या हाइट में इंक्रीज होना, जो स्मॉल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस। सॉइल है कहीं पर बहुत ज्यादा है, अब वो ज्यादा है बट वो इरोजन वगैरह की वजह से वहां से सॉइल थोड़ी सी नीचे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई, वहां से चीजें कम हो गई और नीचे की साइड ज्यादा हो गई। तो ये जो स्मॉल चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कहाँ से आते हैं, आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस से आते हैं। कहीं पर चीजें कम कर देना, कहीं पर चीजें ज्यादा फिलअप कर देना। अब पहले बात करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग से कैसे होता है, वेदरिंग क्या होता है, मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट करना चीजों को और केमिकली डिग्रेडेशन करना रॉक्स का बाय इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस केमिकल वेरिएबल्स, उसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। 3 टाइप की आपकी वेदरिंग होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब फिजिकल कैसे आती है, जब टेम्परेचर का चेंजमेंट आया जिसकी वजह से आपकी जो रॉक होंगी उनका क्या होगा, वो एक्सपोजर के अंदर चली जाएंगी ड्यू टू विंड रेवर सॉरी रेन एंड वेव्स की वजह से। वो क्या होता है, वो फिजिकल वेदरिंग होता है कि सपोज बहुत ज्यादा बारिश आ गई, अचानक से बारिश आई किसी जगह पर, अब बारिश से क्या हुआ, जो वो रॉक थे वो उनके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, वो रॉक वहां से ब्रेक हो गए। वैसे ही हवा बहुत ज्यादा चली, अचानक से हवा ज्यादा चलने से चीजें उलट पुलट हो जाना, ओशन के अंदर वेव्स आई, उससे क्या हुआ, चीजों का चेंजमेंट हो जाना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग आती है जिसके अंदर टेम्परेचर का चेंजमेंट हो जाता है। अब कहीं पर बहुत ज्यादा हवा चलने लगी या फिर रेन है, उन चीजों से ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर डिफरेंस तो वहां पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, इट डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच केमिकल्स इन रेन वाटर अल्टर द मिनरल्स इन रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल कोई रॉक है, अब वो रॉक किसी पर्टिकुलर कलर की दिख रही है, वो पर्टिकुलरली कोई रॉक है, अब उसके ऊपर पानी गिरता जा रहा है, पानी गिरता जा रहा है, रेन होती जा रही है, तो क्या उस रॉक के जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो आपकी होती है केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, जब प्लांट्स और एनिमल्स की मूवमेंट्स की वजह से कोई चीज चेंजमेंट हो जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी डाला मैंने कि एक रैबिट है, वो क्या कर रहा है, अपना घर बनाने के लिए उसने एक रॉक को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करना स्टार्ट किया, सिर्फ वो इतना ही ब्रेक करना चाहता है जितने में वो रह सके, सिंपल सा है। बट क्या होगा, एक बहुत बड़ी रॉक है, उसके ऊपर बाकी सारी रॉक्स डिपेंड करती है, अब उसने यहाँ पर होल किया, उससे क्या हुआ, रॉक का डिसबैलेंस हुआ, तो ऊपर वाली सारी रॉक्स के अंदर डिसबैलेंस देखने को मिलेगा और वो रॉक्स क्या होंगी, वो फॉल हो जाएंगी, वो गिर जाएंगी। तो उससे क्या हो जाएगा, वो क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया, चेंजमेंट भी आ गया। अब उस रॉक के फॉल होने से ऐसा तो है नहीं कि देश का देश खत्म हो जाएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो वहां पर डिफरेंस आएगा, रास्ता भी बंद हो सकता है और चीजें चेंज भी करनी पड़ सकती हैं, उस माउंटेन की शेप भी बदल गई, काफी चीजें हुई, कहीं से कोई चीज घट गई, कहीं पर कोई चीज बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब दूसरा है मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट क्या होती है कि लार्ज मूवमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल डाउन द स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि जो रॉक्स हैं वो फ्लो की वजह से, स्लाइड होने की वजह से या फिर कोई भी चीज कॉम्बिनेशन में हो गई उसकी वजह से जो आपकी रॉक्स थी वो ऊपर से नीचे आ गई, फॉल होना या फिर स्लाइड हो गई, एक रॉक इधर से इधर सरक गई, ये सारे चेंजमेंट क्या होते हैं, आपके मास मूवमेंट के अंदर आते हैं। स्लो भी हो सकते हैं और रैपिड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है रीजन क्या है। स्लो मूवमेंट क्या होती है कि एक सोचो, यहाँ पर आपका कोई टीला टाइप बना हुआ है मिट्टी का, अब उसके ऊपर थोड़ा सा पानी गिरा, वो मिट्टी थोड़ी सी सरक गई, फिर दोबारा रेन वगैरह आई, वो मिट्टी फिर थोड़ी, ऐसे करके स्लोली स्लोली वो सारी जो सॉइल है वहां पे, वो जो पूरा टीला, वो सारा पूरा का पूरा पानी की वजह से नीचे नीचे बहता चला गया बाय द टाइम। और रैपिड मूवमेंट क्या होता है कि सडनली ऐसा कुछ हो गया कि हाँ, सडनली कोई ऐसी चीज हुई या फिर सडनली एक जगह पर सपोज करो बादल फटना, जो केदारनाथ वाला इंसिडेंट हुआ था, वहां पर वो क्या हो गया, वो आपका मास मूवमेंट में काउंट होगा कि अचानक से कोई चीज ब्रस्ट हुई, अचानक से ब्रस्ट हुई, अचानक से जो फिर वो जो रॉक थी, वो अचानक से जो रॉक्स थी वो नीचे की तरफ आ गई, तो वो आपका हो जाएगा रैपिड मूवमेंट्स के अंदर। अब इरोजन एंड डिपोजिशन क्या होता है कि आपका सपोज करो कि आपके माउंटेन्स के ऊपर आप चलो फार्मिंग भी कर रहे हो, आपकी वहां पर सोइल है या फिर आपकी रॉक्स है वहां पर, तो माउंटेन्स के ऊपर है, वहां पर धीरे धीरे पानी बारिश आती जा रही है, वो धीरे धीरे
वो जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ सरकती जा रही है, और वो मिट्टी जो है धीरे धीरे पानी के अंदर आती भी जा रही है। अब पानी के अंदर आती जा रही है, अब पानी भी फ्लो करता रहता है, तो वो सेडिमेंट्स हैं। अब मूवमेंट क्या होती है वाटर की, कहीं पर बहुत स्लो होती है, कहीं पर बहुत फास्ट होती है। अब माउंटेन्स के अंदर जो पानी होता है उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, वही आगे जाकर वो चीज स्लो हो जाती है। अगर हम गंगा के एग्जाम्पल में ले, तो गंगा जब तक माउंटेन्स के बीच से फ्लो करती है, उसकी जो स्पीड है काफी तेज रहती है एज कंपेयर टू जब वो प्लेन एरियाज में। हरिद्वार से वो प्लेन एरियाज के अंदर आनी स्टार्ट होती है, और जब वो प्लेन एरियाज के अंदर आने लग जाती है, जब उसकी मूवमेंट क्या होती है, काफी स्लो हो जाती है। तो जब उसकी जो स्लो मूवमेंट होती है उसके अंदर क्या होगा, जो सॉइल वो ऊपर से डिपॉजिट फ्लो के साथ आ रही थी, वो जैसे जैसे पानी का फ्लो कम होगा, वो जो सॉइल है ना, वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो एक जगह पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कहीं की चीज कहीं और डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रही है, वही आपके इरोजन के प्रोसेस के अंदर होता है कि फ्लोइंग वाटर, विंड, वेव्स, ग्लेशियर्स की वजह से एक चीज यहाँ से दूसरी जगह पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, वही इरोजन होता है। उससे काफी चेंजेस आते हैं, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर चेंजमेंट आता है। वो चीज एक फ्लोइंग वाटर के लिए भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो सेडिमेंट्स कहीं पर इकट्ठे होंगे, उससे फिर जो रिवर का वाटर है उसको भी काफी प्रॉब्लम होती है, और अलग अलग जो स्लॉप्स हैं उनके अंदर भी काफी चेंजमेंट आते हैं। तो वो आपका होता है, कहीं से कोई चीज इरोज हुई और कहीं जाकर वो फिर डिपॉजिट हो जाएगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।